मैंने बहुत बुराई की है मोदी की, बड़ी गालियां दी हैं, मेरे वीडियोस रहे, लेकिन वर्तमान में मोदी बिल्कुल सही काम कर रहा है। या शादी करोगे नहीं कभी, या कभी कोई प्रेम रेम रहा हो, वो पूरा ना हुआ हो इसलिए नहीं करते हो। तो रमेश कुमार ने एक शब्द कहा था, वो शब्द केवल वही लोग समझ सकते हैं जो ध्यान की बहुत ऊंचाइयों को समझ पाते हैं। सबसे गहरा प्रेम आप जिससे करेंगे उस जैसे हो जाने की चाह होगी। मोदी की कुंडली में उतना ही अच्छा मंगल है, इसीलिए कि जितना जगत आपको आंखों से दिखाई देता है, इंद्रियों से दिखाई देता है, उससे बहुत बड़ा जगत आपके पीछे है जो आपको दिखाई नहीं देता, जहां से ये जगत मैनेज हो रहा है। रमेश कुमार होते तो मैं रमेश कुमार के पैर पकड़ लेना ज्यादा पसंद करता, बजाय ओशो के पास जाता। अगर ओशो जगत में तुम्हें 10 शिविरों में 3 शिविरों में आने वाले वक्त में ज्योतिष पे चर्चा ना दिखाई दे तो मुझसे कहना। चलिए, तो क्या सोचा है आज, क्या करवाएंगे हमसे? क्या सोचे हैं? पहले तो यहाँ एक मित्र हैं कोई जो ओशो की माला लेके आए हैं, संन्यास चाहते हैं। कौन है मित्र, वो बताएं आप। अच्छा, ओशो की माला लेके आए हो संन्यास लेने के लिए? नहीं, लेके नहीं आई। हाँ, यहाँ पे बालेश्वर स्वामी के पास माला ली ना, माला मांगी है माला, उनके पास लेके जुगाड़ किया। मैं स्टार्ट करूँ लाइव। देखो, संन्यास के अपने अपने प्रोसेस हैं ओशो के में। उन प्रोसेस में अब तो ये भी प्रोसेस चल रहा है कि माला अपने आप ही पहन लो। अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आपकी इच्छा है, आप अपने आप पहन लो। आप किसी भी सन्यासी से चाहो वो पहना ले। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि बात यहां चली, तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि सन्यास लेने देने की प्रक्रिया से आगे की बात है। अगर सन्यास की बात है, दिखावा करना है कि हमने किसका पट्टा पहन रखा है, तो एक अलग बात है। और मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूं, किसी विचारधारा के सन्यासी कभी मत होना। थोड़ी सी मेरी बात लगेगी, स्वामी जी को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन स्वतंत्रता के लिए निकले हैं तो किसी की मानसिक गुलामी में कैद होने का मतलब बिल्कुल नहीं। सन्यास एक भाव की बात है, एक अलग तरीके के भाव की। अगर आपको किसी विचारधारा में ही बनना है, अगर इतनी आ गई है बात कि विचारधारा में ही बन जाना है, तो फिर दूसरी सलाह है, फिर कभी दूसरी विचारधारा को कभी मत सुनना। बिल्कुल, देखो, मैं एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूं। सन्यासी जो है वो उससे बंधा हुआ होता है। जैसे मैं अपने संबंध में कई बार बोलता हूं, वो बात मेरी वही तो नाराज करती है लोगों को कि मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं। मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में स्वयं ओशो थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब क्योंकि ये बात स्वामी जी ने मुझसे पूछी जाके, और उन्होंने इसीलिए पूछी कि भाई यहाँ पे अलग ढंग से एक चीज चल रही है, तो पूछ लेंगे इस बात की भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कतों का तो अंत नहीं है। लोग कोई ना कोई बात, हम ये बात बोल रहे हैं, ये भी किसी के लिए अच्छी जाएगी, किसी के लिए बुरी जाएगी, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं बात बोलूं। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। मेरे जीवन में उस दिन मैं कह रहा था ना कि जो दिखता है वैसा है नहीं। आज चलो खोलते हैं कुछ बातें। और मेरा सन्यास कहां से हुआ और कैसे हुआ, और कौन है मेरा गुरु, क्या है विचारधारा। तो जैसे बातों बातों में लोगों को ये पता है कि ललिता पढ़ी थी व्लादिमीर नाबोकोव की, तो वो उसे मैं थोड़ा मानता हूं। नहीं, वो भी मेरा गुरु नहीं। सच बात तो ये कहें कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से एक माहौल तो तैयार हो गया था कि मैं थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति था। उसके बाद घटना घटती है ये कि हम वो किताब पढ़ते हैं
ललिता। उसके आगे की कहानी यह है कि ओशो की किताबें ले आते हैं अपने यंग एज में, होता ना बच्चों में एक क्रेज होता है। हम लोगों को उस समय क्रेज था स्टेशन पे घूमने का। मैं थोड़ा दोस्त वगैरह, हमारे शहर में स्टेशन ही घूमने की जगह थी, तो रोज शाम को स्टेशन घूमने निकल जाते थे और मेरे पास ही पैसे रहते थे। मेरे दोस्तों में सिर्फ एक मैं ही था जिसके पास पैसा होता था। तो उस पैसे होने की वजह से मैं थोड़ा खर्चीला आदमी हूं। मतलब मेरे पास पैसा है तो जेब में वो कुलबुलाता है कि कुछ करो। तो खर्चे के लिए क्या करते, तो वहां जाते थे तो हम दोस्तों को खिलाना पिलाना सब खूब किया हमने बचपन से। तो वहां जाते थे तो एक आध किताबें भी खरीद लेते थे, क्योंकि स्टेशन पे एक तो छोले भटूरे वाला होता था और दूसरा बुक स्टॉल, दो ही चीजें होती थी जिनको जरूर देखते थे। तो ओशो की किताबें खरीद लेते थे। उस किताबें खरीदने में ऐसा हुआ कि बहुत सारी किताबें हमारे पास हो गई, 100-150 किताबें पॉकेट बुक्स वाली। तो वो किताबें हो गई तो बहुत सारे लोग वहां पढ़ते थे। हमारे यहाँ एक छोटी पापा ने एक दुकान खुलवा दी थी गुप्ता बुक डिपो करके, वहां पे वो किताबें रखी, तो लोग पढ़ते थे, दोस्त वगैरह। लेकिन समझ में किसी की नहीं आती थी, क्योंकि 14-15 साल की उम्र थी उस समय। 15 साल की उम्र में क्या ओशो समझ में, ध्यान यान मुक्ति उक्ति, जिसकी बैकग्राउंड ही कभी नहीं रही ऐसी, तो कैसे समझेंगे। तो वहां पे फिर जो था, ओशो की बात थोड़ी बहुत जब पढ़ते थे तो हमें तो चुटकुले अच्छे लगते थे, कहानी चुटकुले अच्छे लगते थे, हम उतने ही पढ़ते थे, बाकी रख देते थे, हमें नहीं समझ में आ रहा। ध्यान यान ओम ओम करने की कोशिश की एक आध बार, सब बेवकूफी लगी, वो हो ही नहीं रहा। तो उस स्थिति में हुआ ये कि थोड़ा स्थिति आगे बढ़ी और हमें ओशो बुरे लगने लगे। बुरे इन अर्थों में लगने लगे कि ओशो एक ही बात पे उनके दो वक्तव्य होते थे। तो हमें थोड़ा सा फिर 3-4 साल तक ओशो छूट गए। उसी बीच 17 साल की उम्र में बाल विवाह हो गया हमारा। बाल विवाह के बाद बच्चे अच्छे हो गए। जब बाल विवाह होता बच्चे जल्दी हो जाते, क्योंकि बाल विवाह की बुराई यही है कि बाल विवाह में बच्चे जल्दी हो जाते हैं। तो बच्चे भी हो गए। फिर उसके बाद जिंदगी के संघर्षों के दौर चल रहे थे। एक व्यक्ति से मिलना हुआ, तो वो योगेंद्र भारती नाम था उनका सन्यास का, और वैसे उन्हें राजेंद्र यादव कहते थे। तो योगेंद्र भारती जी से मिलना कुछ ऐसे हुआ कि हम लोग काम करते थे, तो उस समय कुछ आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे थे, तो वहां पे हमने ग्रीन पाउडर का काम कर लिया था। वो हरा चारा जो होता है ना, काट के बेचते मशीन से, वो काम हमारा चल रहा था। तो वो जो थे व्यक्ति योगेंद्र भारती जी, तो वो उनके पास ट्रैक्टर था, तो वो चारा लेके आते थे। ट्रैक्टर क्या मतलब, वो चारा बोते थे लेके आते थे, तब ट्रैक्टर नहीं लिया था उस समय उन्होंने। तो हमारे यहाँ वहां पे वो बाबा टाइप के व्यक्ति थे। उस समय वो माला उनके पास थी, लेकिन वो हर समय पहनते नहीं थे। तो बाबा टाइप के दिखते थे, लंबी दाढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश भी बोलते थे, तो मुझे आकर्षित करते थे, यार थोड़ा मॉडर्न टाइप का है आदमी। उनसे दोस्ती हो गई। एक दिन फिर उनके घर जाना हुआ किसी वजह से, तो वहां मैंने ओशो का पहली बार एक फोटो देखा, बड़ा फोटो। उससे पहले ओशो का बड़ा फोटो नहीं देखा था हमने, काफी बड़ा फोटो देखा। तो मुझे लगा इतना बड़ा फोटो, तो मैंने पूछा उनसे, आप इन्हें जानते हो? कहने लगे मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी शब्द भी हमने पहली बार सुना। उसके बाद ध्यान की बात आई। मैंने उनसे कहा मुझे ध्यान करना है। कहने लगे करवाएंगे किसी दिन। मैंने कहा आज ही। उन्होंने कहा शाम को आ जाना, 4 बजे ध्यान होता है, नहा धो के। मैं पहुंच गया, ध्यान करा। ध्यान करने के बाद अच्छा लगा। उस दिन पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। जितना मैं जानता हूं आज की तारीख में कि लोगों को सालों में नहीं लगता, उतना पहले दिन ही अच्छा लगा। उसको हम कोई नाम नहीं देंगे कि ये जागरण हो गया, वो जागरण हो गया, अच्छा लगा। फिर वो स्वामी जी के प्रति मेरा एक आकर्षण बढ़ गया और एक अजीब तरीके का प्रेम हो गया। फिर मैं उनके पास ही जाता आता रहता था। लेकिन कम समय में ही हमें पता लगा कि उनके ओशो के अलावा भी एक गुरु हैं। उनके भी, योगेंद्र भारती के भी, ओशो के अलावा भी एक गुरु है।
और वो गुरु उनके शरीर में नहीं है, और वो ओशो से पहले उनके जो, क्योंकि वो दूरदर्शन केंद्र में काम करते थे और उससे पहले रेडियो स्टेशन में थे, तो रेडियो स्टेशन में वो जिस पोस्ट पे थे उनसे ऊंची पोस्ट पे वो थे, उनका नाम था रमेश कुमार, और वो योगेंद्र भारती जी के गुरु थे। लेकिन रमेश कुमार एक रहस्यमयी आदमी थे, और वह इतने रहस्यमय थे कि इनको उनसे प्रेम तो रहा, लेकिन उनको पूरा समझ नहीं पाए कभी वो, योगेंद्र भारती उनको पूरा समझ नहीं पाए। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसी ग्राउंड बिछा दी थी कि जिस ग्राउंड में इनके अंदर अध्यात्म को लेके एक ललक पैदा हो गई थी, और उसी ललक के कारण ये जो थे ओशो के सन्यासी हुए। मतलब ओशो इन्हें बाद में मिले। तो उनके अंदर जो था वो रमेश कुमार का एक दर्द था जो मैंने देखा हमेशा। ओशो के प्रति वो प्रेमपूर्ण थे, लेकिन रमेश कुमार को लेके योगेंद्र भारती के अंदर एक दर्द था। इस दर्द को उन्होंने कभी कभी ऐसे बयान किया कि वो मुझ में रमेश कुमार को देखा करते थे। उन्हें ये लगता था कि तुम्हारा कैरेक्टर रमेश कुमार वाला है, और इसको परखने के लिए वो रमेश कुमार की, जैसे मैं रोज जाता था उनके यहाँ, तो वो रोज कोई ना कोई टॉपिक लेके बैठते थे। कभी महावीर को उठा लेते थे, कभी किसी ओशो की किताबों को। लेकिन महीने 2 महीने में एक बार ऐसा दिन जरूर आता था जिस दिन वो टॉपिक जो था वो रमेश कुमार होते थे। तो रमेश कुमार के वो किस्से बताते थे, और फिर मुझसे उसका एनालिसिस जानना चाहते थे कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो मैं उन्हें अपनी दृष्टि से बताया करता था। तो हमारा उनका संबंध गुरु और शिष्य दोनों तरफ से था। मतलब एक तरफ मैं उन्हें गुरु कह सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा कि वो भी मुझसे सीखते थे। और हम लोगों का प्रेम जो था वो बहुत अलग टाइप था, समझना मुश्किल है। हम लोग गालियां भी एक दूसरे को दे देते थे, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते थे। एक कंट्रोवर्सी थी हम लोगों के प्रेम में, जो कि उनके घर वालों को समझ में नहीं आती थी, और मेरे घर वालों को। मेरे घर वाले कहते थे वो बुढ़े के चक्कर में पड़ गया है, और उनके घर वाले कहते थे ये साले लौंडे के चक्कर में पड़ गया है और घर में ध्यान नहीं देता। कहने का मतलब दोनों के घर वाले वो ऐसे ही नाराज थे जैसे कि किसी का अफेयर चल जाए तो उनके घर वाले होते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं बात, मुझे रमेश कुमार बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। क्योंकि रमेश कुमार की बातों में जो मैं गहराई देखता हूं, वो गहराई मुझे सच कहूं तो ओशो की 100-200 प्रवचन अगर सुनूं तो किसी एक में दिखती। ये मैं अपनी ईमानदारी से कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है इसे कहने से मेरा ओशो के प्रति प्रेम कम होता है, प्रेम है, लेकिन गहराई की अगर बात करें तो गहराई रमेश कुमार में ज्यादा दिखती। क्योंकि वो, देखो आप बेटा बात समझो, जो काम जितना मुश्किल होता है ना, उसको करने वालों की संख्या भी उतनी कम होती, और जो काम जितना बड़ा होगा उतने कम लोग उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। भीड़ जो है बिल्डिंग का निर्माण तो कर सकती है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। उन अर्थों में रमेश कुमार के पास ये टैलेंट नहीं था कि वो हजारों लोगों को प्रवचन दे सकें, लेकिन जो गहराई थी वो कबीर से कम नहीं थी। उनकी कुछ बातें बताता हूं। रमेश कुमार इंजीनियर थे, और एक अच्छी पोस्ट इंजीनियर की बोली जाएगी रेडियो स्टेशन में, लेकिन वो रहा करते थे बिल्कुल अकेले। उन्होंने शादी भी नहीं की थी, और एक कमरा था 10 बाई 10 का जिसमें वो रहते थे किराए पे। रामपुर की बात है, रामपुर यूपी में पड़ता है। तो वहां पे 10 बाई 10 के कमरे में उनके पास जो चीजें थी उसमें एक चटाई थी, कोई रजाई नहीं थी, एक बाल्टी थी, एक मग्गा था, जो चप्पल पहनते थे वो थी, और जो कपड़े पहनते थे वो थे। ना अलमारी थी, ना बक्सा था,
ना ही कुछ और। अब सोचो, एक आदमी, अभी आपके अंदर प्रश्न आ रहा होगा, क्या कपड़े और नहीं थे? नहीं। स्वामी जी बताते हैं कि वो एक ही जोड़ी कपड़ा पहनते थे और वो कपड़ा कभी उन्हें धोते भी नहीं देखा, क्योंकि रोज ही ऑफिस आ रहे हैं तो धोते कब होंगे, और दूसरा कपड़ा नहीं है तो फिर धो के सुखाते कैसे होंगे। तो वो नहाते भी नहीं थे ज्यादा और गंदे कभी नहीं होते थे। कहते थे कि वो बदबू उनके पास नहीं आती थी। कपड़े उनके गंदे कभी नहीं देखे। हाँ, इतना देखा कि वो कपड़े को देख के बता देते थे कि अब ये 15 दिन में फट जाएगा, और वो एक टेलर को दे देते थे सिलने, और टेलर जब सिल के रखता था एक कपड़ा, वो 15वें दिन वहां जाते थे और वहां टेलर के यहाँ कपड़े पहनते थे और वो वाले छोड़ देते थे, और फिर उस कपड़े के फटने तक वो दूसरा कपड़ा नहीं पहनते। लगी ना अजीब? इतनी गहरी बात। एक कपड़े के साथ एक आदमी स्वस्थ कैसे रह लेता है, स्वच्छ कैसे रह लेता है। और फिर दूसरी बात, एक दूसरा प्रश्न मेरा आता था, तो स्वामी जी उनको ठंड नहीं लगती थी क्या, उनको गर्मी? तो स्वामी जी बताते हैं कि रेडियो स्टेशन में जहां पे वो थे, गर्मियों में जब पंखा चलता था तो वो पंखे से दूर बैठ जाते थे जाके, और जाड़ों भर वो कोई भी गर्म चीज इस्तेमाल, ना तो आग तापते थे, ना स्वेटर पहनते थे, ना रजाई ओढ़ते थे। खाना वगैरह तो उनसे पूछा कि साहब बोलते थे वो उनको, कि साहब आप जो हैं ये करते क्या हैं कि आप गर्मियों में आप पंखे से दूर बैठते हैं और जाड़ों में आप रजाई नहीं ओढ़ते। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गर्मियों भर जो गर्मी लेते हैं वो जाड़ों में काम आती है, जाड़ों भर जो ठंड लेता है वो गर्मियों में काम आती है। एक व्यक्ति जो इतना संपन्न हो, जिसके पास उस समय के बैंक बैलेंस में स्वामी जी बताते हैं लगभग 65,000 रुपए थे उस समय, बहुत पुरानी बात है, तो वो रईस व्यक्ति होने के बावजूद उसके व्यक्तित्व में इस तरीके की सरलता थी। और रही खाने की बात, तो खाना वो बाहर खाया करते थे कहीं पे। वो अपना डाक खाने से 100 रुपया निकाल के, एक छोटी सी उनके पास डायरी थी उसमें रख लेते थे, वो खाते थे, उसके पैसे जब 100 खत्म हो जाते थे फिर 100 निकाल लेते, तो उनके पास 100 ही रुपए होते थे, मतलब वो 100 रुपए ही रखते थे। तो स्वामी जी ने बताया कि एक बार खाने का किस्सा है, वो बहुत बहुत गहरी बात का किस्सा है। स्वामी जी ने उनसे, मतलब वो बैठे होंगे, कुछ देर हो गई थी तो उस दिन वो बाहर खा नहीं पाए, तो ये उनके साथ बातें करते करते उनके कमरे पे भी चले जाते थे। तो उन्होंने इनसे कहा कि राजेंद्र जाओ, अरे लिए अंडे ले आओ, 4 उबले अंडे मिलते, तो 4 अंडे ले आओ। ये गए तो इन्होंने सोचा कि यार हम भी हैं, तो इन्होंने 12 अंडे ले लिए। तो 12 अंडे ले लिए, तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अच्छा 12 देखे, तो छीलने लगे, छील के 12 छील लिए। तो इन्होंने सोचा कि अब पूछेगा आदमी, फिर वो 12 ही खा गए। तो इन्होंने कहा साहब आपने 4 मंगाए, हम 12 लाए थे, इसलिए ये सोचा कि चलो आप रख लोगे, हम हैं, हम थोड़े 2-4 खा लेंगे, और नहीं तो आप रख लोगे, उबला हुआ अंडा खराब भी नहीं होता, जाड़ों के दिन है तो अगले दिन खा लेना। तो उन्होंने कहा हमने तो ये सोची थी आप कल खा लेंगे। उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि कल नहीं होता, कल नहीं होता। तो ये उनके व्यक्तित्व की गहराइयां हैं। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने बता दिया अब उनके पास 2 दिन बचे हैं और इस समय वो चले जाएंगे। और वो ज्योतिष को इतना ज्ञान रखते थे कि वो आकाश के तारे देख के वो कहते थे कि मेरी आंख पे पट्टी बांध के दुनिया के किसी कोने में छोड़ दो, मैं बता दूंगा कि इस समय मैं पृथ्वी के किस कोने पे हूं। और उन्होंने 10 कुंडलियां बनाई थी। अब मेरा दुर्भाग्य है कि स्वामी जी इस समय है नहीं और वो कुंडलियां भी स्वामी जी के पास रखी नहीं।
उन्होंने 10 कुंडलियां बनाई थी और स्वामी जी कहते थे कि उनका कहना है कि पृथ्वी पे कोई भी पैदा होगा इस 10 कुंडली के बाहर पैदा नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसी उन्होंने अपनी कॉम्पैक्ट खोज की थी कि वो 10 से बाहर नहीं पैदा हो सकता। और आज आपको एक और बात बताते हैं। आप लोग देखते हैं कि इस समय सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां पे प्यून 2 रखे जाते हैं। प्यून 2 होते हैं। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में प्यून 2 होते हैं। आपको मालूम है पहले 2 नहीं होते थे, पहले 1 होते थे। तो एक घटना बता रहा हूं, करुणा। अब ये करुणा है और इस तरीके से भी कोई व्यक्ति जगत का कल्याण करता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। एक बार रमेश कुमार ने वहां जो प्यून था अकेला, उससे बोला होगा कि मेरे लिए एक चाय ले आओ, मुझे जरूरत है, चाय ले आओ। और प्यून ने उनको चाय लाने से मना कर दिया और गालियां अलग दी। वो सुनते रहे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद ऑफिस में ऊपर से, हेड ऑफिस से कुछ लोग आए जांच के लिए। तो पता लगा कि रमेश कुमार ने उस प्यून की शिकायत की चिट्ठी भेजी थी, उसके लिए अब लोग आए हैं। तो ऑफिस में उसकी बात उठी। तो वो चिट्ठी कैसी थी? वो चिट्ठी ऐसी थी कि एक दिन की बात थी, मैंने प्यून से बोला मुझे चाय ला दो। उसने कहा मैं चाय नहीं लाऊंगा। और फिर उसने मुझे गाली दी, पलट के देखा, माँ की गाली दी। फिर 2 कदम बढ़ा, फिर उसने एक और शब्द बोला। जितने शब्द उसने बोले थे एज इट इज चिट्ठी में लिख के उन्होंने ऊपर भेज दिए थे। और अंत में लिखा था, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में हूं इसलिए इस घटना से अवगत कराना मेरा फर्ज है। अब उस पर जांच बैठी। जब जांच बैठी तो बात यह हुई कि एक प्यून से आपने चाय के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा मेरी जरूरत थी इसलिए मैंने प्यून से चाय के लिए कहा। तो कहा गया कि ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें आप किसी ऑफिस के कर्मचारी से क्यों कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामला तो मेरा ये भी है कि मैं पेशाब करने जाता हूं, तो ऑफिस में क्यों बनवाए गए? अगर सरकार ने ऑफिस में व्यक्तिगत काम मना है तो यहां तो फिर ये भी नहीं होना, टॉयलेट होने नहीं चाहिए। और फिर उनकी थोड़े से तर्क हुए और उस तर्कों के बाद ये फैसला हुआ कि ऑफिस में 2 प्यून होने चाहिए। आज हिंदुस्तान में जितने भी दूसरे प्यून रखे जा रहे हैं ऑफिस में, वो सब रमेश कुमार की वजह से रखे जा रहे हैं। यानी कि लाखों लोगों की नौकरी का कारण रमेश कुमार की वो चिट्ठी बनी। तो एक व्यक्ति जो कि सजग हो, बाद में वही प्यून जिस समय रमेश कुमार की मृत्यु हुई सबसे ज्यादा रोया और उसने कहा कि मैं पहचान नहीं पाया, इस आदमी में टुर्रा था। ये रामपुर की भाषा है टुर्रा। टुर्रा का मतलब होता है अल्लाह का उसमें कुछ है अंश। और बहुत सी घटनाएं हैं, मैं कहां तक बताऊं, फिर वो आज का टॉपिक रमेश कुमार हो जाएगा। लेकिन मैं इसे बताना इसलिए चाहता था कि मैं उतना ही गंभीर व्यक्तित्व पसंद करता हूं और खुद भी वैसा ही जीना चाहता हूं। इसीलिए मैंने अपने जीवन में एक ऐसा दौर भी चुना जब सब कुछ होते हुए घर के मैं अकेला रहा। आप लोग मौन की और अकेले रहने के अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं महीनों एक कमरे में पड़ा रहा जहां मैं धूप भी नहीं देखता था। और मुझे रमेश कुमार का कैरेक्टर बहुत भाता है, बहुत भाता है, ओशो से ज्यादा भाता है। ओशो के तर्क भाते हैं, ओशो के तर्क भाते हैं। और तर्क क्यों भाते हैं वो भी मैं बता देता हूं। जब मैं पहली बार सन्यासियों के बीच इकट्ठा हुआ, ओशो सन्यासियों के बीच, तो 15-20 सन्यासी थे हमारे शहर के। एक वनडे कैंप हुआ था, तब मैंने सन्यास भी नहीं लिया था, तब मेरे पास माला नहीं थी। तो वहां वनडे कैंप में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बात कही और बहुत अच्छी बात थी, लेकिन शब्द अच्छे नहीं थे। तो वहां सारे सन्यासियों ने मेरी मजाक उड़ाई, सब मेरे ऊपर हंसे। और वो प्रथम दिन था, मैंने ये संकल्प लिया कि अगर इस राह पे चलना है मेरे जैसे व्यक्ति को, तो मुझे अपने तर्कों को सशक्त करना होगा, नहीं तो सब मुझे पागल कहेंगे। तो आज जो मेरे पास तर्क की शैली और सब आई है, इसका कारण वो अपमान था। वो जो उस दिन अपमान हुआ था मेरा,
आज जितने लोगों ने अपमान किया था, आज शहर के वो लोग हैं जो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते किसी तरीके की बात करने, और वो स्वीकार करते हैं। चैलेंज लिया आपने। तो वो नहीं, चैलेंज नहीं था, लेकिन अपमान इतना फील हुआ कि मुझे लगा अब मैं इनसे तभी बात करूंगा जब इनके तर्कों के माध्यम से कर पाऊं। और वो तर्क मुझे ओशो से समझ में आए। वो जब स्वामी जी से मेरी बहस होती थी, उनके साथ जो चिंतन होता था, उसमें तर्क निर्मित हो रहे थे, धार तेज हो रही थी। तो घटना यह है कि मैं स्वामी जी के प्रेम में था, लेकिन फिर समूह, क्योंकि तर्कों की बात आ गई और सन्यासियों ने अपमान किया, तो मुझे भी उनका अपमान करना था। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, आप चाहे इसको बुरा माने चाहे भला माने, मैं एक बार पलट के जवाब तो देता हूं, वो अपने कर्मों से देता हूं। तो मेरे कर्म थे, मेरे तर्क थे। मैं सन्यासियों के बीच उठने बैठने लगा। जब उठने बैठने लगा तो एक जगह कमी आती थी, वो ये थी कि मेरे गले में माला नहीं थी। फिर उस माला के लिए मैंने सन्यास लिया, क्योंकि उस समय माला ऐसे नहीं मिलती थी जैसे बालेश्वर जी ने दे दी। उस समय मुझे माला के लिए सन्यास लेना पड़ा। और फिर जब माला के लिए सन्यास लिया तो बात तो वही है, यूं तो मन नहीं था। अगर रमेश कुमार होते तो मैं रमेश कुमार के पैर पकड़ लेना ज्यादा पसंद करता, बजाय ओशो के पास जाना। उनको देखा आपने रमेश कुमार? नहीं देखा, वो जा चुके थे, वो पहले ही जा चुके थे। वो उनकी कहानियां जब मैं सुन रहा था स्वामी जी से, वो उससे 20 साल पहले जा चुके थे। तो कहने का अर्थ यह है कि रमेश कुमार मुझे नहीं मिले तो फिर ये स्थिति मिली तो मेरे साथ जो मेरा अपमान हुआ उसका बदला लेने के लिए मैं निकला। और उस कंडीशन में फिर एक दिन आया जो मुझे माला की जरूरत थी, माला ली। और जब ली तो इतनी ईमानदारी से ली कि माला जब मेरे गले से उतरी है ना, तो वो उतरने के बाद उसके पास गई जिसे मैंने सन्यास दिया, जो मेरा पहला सन्यासी कह सकते हैं। अपनी माला उतार के मैंने एक लड़के को सन्यास दिया था। लखनऊ में एक शिविर हुआ था, वो शिविर 99 या 2099 की बात है, हुआ था। उसके बारे में एक सन्यासी हैं वे जीवित, अगर वो चाहें तो वीडियो दे सकते हैं। उसमें स्वामी आनंद वैराग जो थे वो मंच पे सन्यास दे रहे थे और मैं मंच के सबसे पीछे बैठा हुआ उसी प्रांगण में उस लड़के को सन्यास दे रहा था। और इतना जबरदस्त उत्सव था दोनों तरफ कि लोग इधर भी देख रहे थे और उधर भी देख रहे थे। लेकिन वो लड़के ने कहा स्वामी जी मुझे माला चाहिए, और वो मना कर रहे हैं सन्यास देने के लिए। लेकिन वो लड़का अच्छा था तो मैंने उसे अपनी माला उतार के दी। तो मेरी गले की माला भी तब उतरी जब एक सन्यासी मैंने पैदा कर दिया। आपने जब सन्यास लिया था उस टाइम क्या महसूस हुआ था अपनी माला? अरे छोड़िए, क्या महसूस होता है, हम उससे पहले ही वो हो चुके थे जो महसूस होने के लिए सन्यासी लेते हैं। हमारा बस चलता तो जिसने माला दी उसी को आशीर्वाद दे देते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिया शिद्दत से। तो वही बात मैंने आपसे कही और कुछ नहीं कही। पहली बात तो है विचार में बंधो मत। सन्यासी हो उसके प्रति हो, और अगर बंधो, अगर माला लेनी हो तो मैं अभी कहूंगा कि आप माला जिससे भी चाहें अपने आप डाल लें तो थोड़ा कम भार महसूस होगा, और वरना चाहें तो जिसको पकड़े उससे अपने गले में डलवा ले। राह चलते आदमी से भी डलवा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जिससे डलवाते हैं उसके प्रति विवेक भाव बनता है कि अरे यार इससे लिया तो वो मेरा गुरु टाइप का हो गया। वो जो भाव है वो भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने 2 बातें आपसे 3 कह दी। आपका चुनाव है, अगर आप लेना चाहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई ओशो का सन्यासी, मैं उसको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन मेरे प्रांगण में है, मेरे सामने बात आई है तो मैं अपना दृष्टिकोण रखने को स्वतंत्र था। तो वो आपसे ही लेना चाहते? अरे फिर वही बात है, आप काहे बीच में कूद रहे हो हैं? बच्चों को स्वामी जी तालाब में पानी आया हुआ है तो स्वामी जी इसका मतलब तालाब में और भी जीव रहते हैं, उनको कूदने दीजिए, आप मत कूदिए प्लीज, है ना। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ, वो हमें जवाब दे सकती है, समझदार लड़की है, अकेली आई हुई है दूर से, तो फिर बोल सकती है। तो कहने का अर्थ ये है बेटा, ठीक है, आपका जो भाव उठे, आपका जो भाव उठे आप उसको पूरा करें। ना मुझे सन्यास देने में ना रोकने में किसी प्रकार का कोई रस नहीं है। मेरी दृष्टि है वो मैंने आपसे कहा। मैंने स्वयं अपने जीवन में इसका ही पालन किया है, और यही बात मैंने कई बार कही लोगों को, आज खुल के कही कि डोंट मिस मी एंड डोंट फॉलो मी। ओशो की जो बात थी सबसे प्यारी यही है। तो मैं उन्हें चूका नहीं, मैंने जिया पूरा। जब अवसर आ ही गया, सामने आ ही गया तो पूरा जिया, चूका नहीं। लेकिन मैंने उन्हें पकड़ा नहीं। मेरे अपनी दृष्टि है,
देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें कई जगह मैं ओशो पे उंगली भी उठा देता हूं, लेकिन वो उंगली उठाना अपमान नहीं है। दो लोग जो प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, इसको अपमान में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। लेकिन लोग इसको ये कि अब उन्होंने कह दिया वो तो गलत हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है। ये बात अंधश्रद्धा में आती है, और अंधश्रद्धा मुझे नहीं लगता ओशो ने सिखाई। कहीं सिखाई, कहीं ओशो ने कहीं ये कहा अंधश्रद्धा? तो अंधश्रद्धा जैसी चीज नहीं है। और ओशो ने यह भी नहीं सिखाया कि तुम उनको पकड़ लो। ओशो ने हमेशा सिखाया कि वो जो रास्ता दिखा रहे हैं उसको पकड़ो। सन्यास उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि एक विटनेस होने की बात थी कि एक आदमी इस रास्ते पे बढ़ा है तो वो उसको याद रख सके। जबकि ओशो चले गए थे, बहुत से नए लोग नियम बना रहे थे कि माला आला पहनना जरूरी नहीं है। ये नियम बन चुके थे जब मैंने लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सन्यास लेने के बाद तब तक माला कभी नहीं उतारी। वो माला मेरे गले में पड़ी और तभी उतरी जब उससे सन्यास दूसरा पैदा हुआ। उससे पहले कभी नहीं उतारी और उसके बाद पहनी नहीं। यहां तक कि देखो आश्रम में और सब किया, लोग यही प्रश्न करते हैं अपने गले माला नहीं है और वो सब काम करने निकले। अरे भाई निकले, वो हमारा अंतस का मामला है। हम अब वो क्या किसी को दिखे। हम तो ओशो के संबंध में जो बात कहते हैं कि भाई ठीक है कि पिया ऐसो जिया में समाये गए हो रे कि मैं तन मन की सुधबूत गवा बैठी, इतना काफी है समझने के लिए। और हमने जो करने की कोशिश की, हमने ओशो जगत में जो बातें उठाई, मैं खुशनसीब इस मामले में मानूंगा। भले ही मेरा विरोध हो, लेकिन मेरी बातें अमल में लाई जा रही। फिर समझना, मेरा विरोध हो रहा है लेकिन मेरी कही गई बातें अमल में लाई जा रही। अगर ओशो जगत में तुम्हें 10 शिविरों में 3 शिविरों में आने वाले वक्त में ज्योतिष पे चर्चा ना दिखाई दे तो मुझसे कहना। ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, 1 साल के अंदर ओशो के शिविरों में या ओशो के सन्यासी ज्योतिष से अपने आप को जोड़ के और बातें कहने लग जाएं। योग निद्रा की बात की थी, तब भी लोगों को बड़ी बुरी लगी थी, अपनी अपनी बात कर रहा है। योग निद्रा के कैंप ओशो सन्यासी कराने लगे, जबकि ओशो की कहीं विधि में योग जिगरा का नाम नहीं है, योग निद्रा का। उसके बाद भी कई बातें हुई। वो सब होगा, मेरा विचार गलत नहीं है। बस ये है कि मैं इंप्लीमेंटेशन के लिए जो मासेस के साथ झुक के, झूठा चेहरा दिखा के, झूठे नमस्कार करके जो किया जाता है वो मैं नहीं कर पाता हूं। बस इतनी सी दिक्कत है मेरे पास। विजन इज क्लियर, उस रूप से चलने के लिए रास्ता भी सही है, लेकिन वो जो गर्दन झुका के और झूठा होके चलने की आदत पड़ गई है सोसाइटी को, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। बस मेरी वही प्रॉब्लम है। अगर 4 लोग ये मान के मेरी बात पे काम करें तो वो सब हो सकता है जो 4 लोग अपनी आत्मा बेच के काम कर लें। बस मेरे साथ नहीं हो पाएगा। मैं रमेश कुमार की कायरता का हूं कि उन्होंने समझौते नहीं किए कभी। और रमेश कुमार का ध्यान कहां से शुरू हुआ था, चलो वो भी बता देता हूं। जैसे मैंने उस दिन कहानी बताई थी कि मेरा वहां उसके लाल पुल के ऊपर लेट के और जब ट्रैक पे निकलती थी गाड़ियां, मेरा ध्यान उसमें होना शुरू हो गया था। तो रमेश कुमार की माँ जो थी वो सौतेली माँ थी। तो बचपन में वो रमेश कुमार को कई बार पनिश करती थी, और पनिशमेंट उनका यहां तक चला जाता था कि वो रमेश कुमार के हाथ बांध के और पैर बांध के, जैसे एक मुर्गे को नहीं लटका दिया जाता है डंडे में, वो ऐसे लटका देती थी और पास में बैठ के काम करती थी और बीच बीच में छड़ी मारती रहती थी ऐसे कर। स्वामी जी, ये रमेश कुमार के साथ टॉर्चर होता था, उनकी माँ करती थी। तो रमेश कुमार उस समय छोटे थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था ये टॉर्चर कैसे झेलें, लेकिन टॉर्चर तो हो रहा है। पिता चले जाते थे और माँ उनको मारती थी। तो फाइनली उन्होंने उस टॉर्चर को ध्यान बनाया, और रमेश कुमार कहते थे कि फिर वो एक डंडे के बाद दूसरे डंडे के आने का इंतजार जो था उनका ध्यान बन गया। सोच के देखो, एक डंडा पड़ा, अब माँ अपना काम कर रही है, बीच में फिर वो उठा के गुस्सा जब होगी फिर मार देगी, लेकिन वो दूसरे डंडे के इंतजार तक, एक डंडे से दूसरे डंडे की जो दूरी थी वो उनके जागरण के लिए काम करी। ये रमेश कुमार का ध्यान था।
सोच के देखो, ये कर सकता है कोई? यहां तो सब सुविधाओं के बीच लोगों को ध्यान नहीं हो रहा, और वो सब तरीके की विषमताओं के बीच जो थे वो ध्यान को उपलब्ध हो रहे थे। तो ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप करके पा सकते हो। ध्यान तो आपके चित्त की गहराइयां हैं। मैंने कहा ना, वो जो आपके अंदर का केतु जागेगा, वो जो पीनियल ग्रंथि जागेगी, वो आपको करा देगी चीज इंद्रियों से पार जाके। तो उस आदमी ने इस तरीके से ध्यान किया, और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो क्योंकि वो तो सब छोड़ छाड़ के अपना अलग रहते थे, अलग ही बिल्कुल, शादी उन्होंने की नहीं। शादी के संबंध में जब प्रश्न पूछा था रमेश कुमार से कि साहब आपने शादी क्यों नहीं की, या शादी करोगे नहीं कभी, या कभी कोई प्रेम रेम रहा हो वो पूरा ना हुआ हो इसलिए नहीं करते हो, तो रमेश कुमार ने एक शब्द कहा था। वो शब्द केवल वही लोग समझ सकते हैं जो ध्यान की बहुत ऊंचाइयों को समझ पाते हैं। वो शब्द था कि मेरी अंदर की स्त्री खंडित हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर की स्त्री खंडित हो गई, अब बाहर की स्त्री में मुझे कोई रस नहीं रहा। बात वो नहीं, तुम नहीं समझोगे, इसीलिए मैंने पहले ही कहा, अंदर की स्त्री खंडित हो जाने का मतलब ये है कि वो पूर्ण पुरुष हो गए थे। ज्यादातर हम सब जो हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर बात की जाए तो हम सब मिश्रित स्त्री और पुरुष हैं। यस, अगर कोई पुरुष अपने अंदर की स्त्री को पूर्णता समाप्त कर लेगा तो वो 100% पुरुष हो जाता है, और कोई स्त्री अपने अंदर के पुरुष को समाप्त कर देगी तो 100% स्त्री हो जाती है, और इसी को कहते हैं खंडित होना। और ये बात तो आपको कहीं किसी किताब में दिख जाती हो धर्म ग्रंथ की तो बता देना, इतनी गहरी बात, और एक शब्द में। और इस पे मैं 2-3 दिन तक लेक्चर दे सकता हूं। एक बात पे, रमेश कुमार की एक बात कबीर जितनी वजन वाली है कि पूरे पूरे धर्म ग्रंथ इस पे बोले जा सकते हैं कि मेरे अंदर की स्त्री खंडित हो गई। तो बात ऐसी है कि खंडित का अर्थ ज्यादातर लोग ये समझेंगे कि नष्ट हो गई, टूट गई। नहीं, वो खंडित दूसरी बात है, पूर्ण हो गए। एक बार जब ओशो की किताब लाके दी रमेश कुमार को, तो स्वामी जी ने ऐसे कहा कि भाई इनको पढ़ के देखो आप। तो उन्होंने मना नहीं किया। रमेश कुमार को जब किताब दी उन्होंने, तो रमेश कुमार ने ऐसे ली और ऐसे रख ली, ठीक है पढ़ लेंगे। देखी, ऐसे नहीं देखी अच्छा क्या है क्या नहीं, ऐसे ली और ऐसे रख ली, बोले हाँ पढ़ेंगे। और 3-4 दिन बाद बोले ये राजेंद्र तुम्हारी किताब। तो उन्होंने पढ़ ली होगी। तो राजेंद्र ने जब खोल के देखी तो देखा उसका दूसरा तीसरा पन्ना भी चिपका हुआ था, अभी खुला नहीं था। तो वो समझ गए इन्होंने पढ़ी नहीं। तो लोगों ने उनसे पूछा राजेंद्र ने कि आपने किताब पढ़ी नहीं? तो उन्होंने बड़ी कीमती बात कही, फिर कीमती बात। उन्होंने कहा राजेंद्र तुम्हें वो पंखा दिखाई दे रहा है? तो राजेंद्र ने कहा दिखाई दे रहा है। बोले मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो बोले साहब मतलब? बोले बेटा 2 आंख वालों को एक ही सा दिखाई देता है। 2 आंख वाले सदा एक सा देखते हैं। तो उन्हें किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सीधी सी आंख से बात कही, तो 2 आंख वाले सदा एक सा देखते हैं। कोई अहंकार नहीं था इसमें, ना ही उन्होंने ये कहा तुम मत पढ़ा कर। उन्होंने बल्कि अपनी मृत्यु से पहले ऐसी, वो स्वामी जी बताते हैं कि वो उन्होंने इतना बोलना कम कर दिया था उनसे कि इन्हें तड़प उठती थी कि क्या करें हम, इन्होंने स्वाद तो दे दिया, आप बात नहीं करते हैं। तो फिर जो थी वो रमेश कुमार से छूट के ओशो के पास पहुंच गए। तो वो जो दर्द था कि रमेश कुमार हमसे आखिरी वक्त में बात नहीं करते थे, तो वो दर्द एक सन्यासी का बड़ा गहरा दर्द है। हमको खबर भी होने नहीं दी, इस मोड़ पर ला के दिल तूने तोड़ा, अपना बनाना रहा दूर तूने,
औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा, औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा। और यही दर्द हमने भी महसूस किया जब हमारी स्वामी जी से बात बंद हुई थी। तो बात ये है ना, ये जो दर्द हैं, कॉमन से दर्द हैं, ये हर एक की जिंदगी में आएंगे, अपने अपने तरीके से इसको सबको झेलना है। और ये यात्रा करवाते हैं, बुरे नहीं है। तो आज मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि अब बताओ मैं किसको गुरु कहूं। मैं रमेश कुमार को कहूं, मैं योगेंद्र भारती को कहूं, व्लादिमीर नाबोकॉव को कहूं, ओशो को कहूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वक्त वक्त पे बहुत मेरे गुरु हो गए। जिस वक्त जिस तरीके की धारा की मुझे जरूरत थी उसी तरीके की चीज मिली। जैसे एक बूंद को कभी नाली मिल जाती है, नाली आगे बढ़ के नदी मिल जाती है, कभी नाले में मिलती है, ऐसे करके उसकी यात्रा चलती है। तो बहुत तरीके के लोग मेरे गुरु हुए और मैंने सीखा। मैंने सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी जारी है। मैं रमेश कुमार की एक और बात बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। रमेश कुमार से एक बार इन्होंने पूछा, कहेंगे साहब क्या आप उसे देख पाते हो? अब देखो ना, एक शिष्य ऐसी बात पूछते, भगवान दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इन्होंने पूछा, कहेंगे कि साहब आपको देख पाते हो आप उसे? तो उन्होंने कही एक झीना सा पर्दा है, एक झीना सा पर्दा है, जब वक्त आएगा उसे भी गिरा दूंगा, वक्त आएगा उसे भी गिरा दूंगा। तो इन्होंने पूछी कि फिर साहब आपके जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों जी रहे हो? तो जीना सा पर्दा है, गिराओ आगे बढ़ो, क्यों जी रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे संसार में जानने का रस है। और यही बात मैं एआई वाली बोलता हूं। वो कहते हैं कि मुझे जानने का रस है, मैं और जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अगर आप जान गए फिर और? तो बोले फिर और जानूंगा। बोले फिर और जान लिया फिर? बोले फिर और जानूंगा। अरे बोले साहब कहीं तो रुकेगा ये जानना? बोले नहीं, मैं और जानूंगा, मैं और जानूंगा, मैं और जानूंगा। मैं इस सांस के अंतिम क्षण तक सिर्फ जानना चाहता हूं, दूसरा कोई कारण नहीं है मेरा इस पृथ्वी पे होने का। तो जो व्यक्ति सब जान गया वो भी जानना चाहता है, और जानना और जानना और जानना। वो कहते यही काम है मेरा। इसीलिए मैंने कहा वो एआई वाली बात रमेश कुमार से आती है कि वो और ज्यादा प्योरीफाई करते जाएंगे, और ज्यादा गहरे, और ज्यादा गहरे। और क्या है यहां भाई? और कुछ भी नहीं, बाकी सब तो जीना है, लेकिन हर जीने के साथ एक चीज बची रह जाती है और वो जानना है। हर जीने से जानना होता है, और हर जानने से और जीने की आकांक्षा होती है, और जीने से और जानना होता है। तो यही खेल चल रहा है, हर एक की जिंदगी में है। कोई देख पाता, कोई नहीं देख पाता, लेकिन चल सबके साथ रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वर्तमान में आप लोग ज्यादा जानते हो, एक साल पहले कम जानते थे? और फिर एक साल बाद भी यही बात होगी, आपको लगेगा आप ज्यादा जान गए, एक साल पहले कम जानते थे। तो जानना उद्देश्य है, जानना जीवन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इस जानने से हमारे अस्तित्व को और जानने का मौका मिलता है। वो हमारे माध्यम से, हमारी आंखों के माध्यम से ही देख रहा। तो जो मुझे लगा वो मैंने इसलिए कहा कि मेरे जिंदगी के जो अनुभव हैं, मैं कभी भी किसी को वो सलाह या बात नहीं कहता जो मेरे अनुभव नहीं रहे हैं, मेरे खुद अनुभव रहे। अब इसी को मैं आज कह पाया हूं कि अगर मैं बहुत प्रेम किसी को करता हूं, बहुत मतलब ऐसा प्रेम कि मैं भी उस जैसा हो जाना चाहता हूं। जैसे मैं दिव्या को देखता हूं, दिव्या तो ना ऐसे, एक जगह गए हम लोग तो वो कहने लगे ये आपकी बेटी है। दिव्या से बोले आप बेटी हो इनकी? तो सामान्यतः ये सुनने के बाद कोई ऐसे कैसे सोच लिया? और दिव्या बड़ी खुश हो गई, कहने की अब मैं आपकी बेटी की तरह लगने लगी, मतलब कि मैं अब आपकी तरह लग रही हूं, तभी तो लोग कह रहे हैं। सबसे गहरा प्रेम आप जिससे करेंगे उस जैसे हो जाने की चाह होगी। तो मैं सच बताऊं, मैं ओशो हो जाने की चाह तो कभी नहीं रही।
अगर मुझे चाह है तो रमेश कुमार जैसे हो जाने की चाह, रमेश कुमार जैसे हो जाने की चाह। तो मैं बात, ये गुरु तो आज पहली बार लोगों ने मेरे मुंह से सुन पाए। इसका तो किसी को पता ही नहीं था। बदनाम तो मैं किसी और के नाम से था, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है। मैं वही तो कह रहा। लेकिन काम क्या है? काम उसका है बेटा, ना काम ओशो का कर रहा। हाँ ये है कि इस समय इस संसार में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, कम से कम सबसे मॉडर्न वे में ओशो बात कर रहे हैं। वैसे मैं तो सच बताऊं, मुझे लगता है मैं तो उनसे भी आगे बात कर रहा, लेकिन फिर भी वो मॉडर्न वे में कर रहे हैं मासेस के लिए। तो अगर कुछ करना है तो उनके लिए कर दो, क्योंकि उनके लिए करना, उसके लिए करना है। तो काम मैं ओशो के लिए, उसके लिए कर रहा, ना मैं अपने लिए कर रहा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर प्रेम की बात कहो तो फिर मैं रमेश कुमार होना चाहूंगा। रमेश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है एक व्यक्ति के तौर पे, क्योंकि वो 100% है। सोचो कि उसको कोई झंझट ही नहीं, जो कल में जी ही नहीं रहा, जरा सा भी नहीं जी रहा, जो अपना एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बना के रखता। और फिर आप उनकी मृत्यु का भी सुनो। तो पहले उनकी किसी बात के लिए उन्होंने पैसे निकाले होंगे, उन्होंने कुछ पैसे 1000-1200 रुपए निकाले होंगे, तो वो उनके कमरे में मैं रख दिए उन्होंने, वही चटाई के नीचे लाके। उसी दिन उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो हार्ट अटैक हुआ तो रास्ते पे ही पकड़ के यहाँ बैठ गए कि कुछ हुआ। उसके बाद राजेंद्र ने उनको एडमिट कराया। एडमिट कराया तो वहां पे नर्स ने कहा, नर्स आई कि इनको जो है इंजेक्शन देना पड़ेगा, बेहोशी का इनका ऑपरेशन होगा या कुछ। तो उन्होंने मना कर दिया, ना सुनो रुको, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा बेहोशी का। तो उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन होना है जो भी, तो उसके लिए तो ये देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर कुदरत चाहेगी कि मेरा ऑपरेशन हो तो मुझे वो बेहोश करेगी, तब कर देना। अगर मैं बेहोश नहीं होता हूं तो मेरा ऑपरेशन मत करना, कुदरत करेगी तो कर देना। तो उस दिन जब उन्होंने ये देखा कि अब उनके बचने का समय नहीं है, तो वो समझ गए कि अब मेरे पास ये समय रहा, तो उन्होंने बता दिया 2 दिन है। और उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाली और ऐसे करके फेंकी, तो राजेंद्र मेरे चटाई के नीचे पैसे रखे हैं, तो तुम देख लेना जिसका जो निपटाना हो। हमारे स्वामी जी बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके जहां कमरा किराए पे था उसके जितने पैसे देने थे, उनके संस्कार में जितने खर्च करने थे, कहने लगे ना एक फूटी कौड़ी कम पड़ी और ना एक फूटी कौड़ी बची। स्वामी जी कहते हैं अगर 5 पैसे भी बच जाते उनके पैसों के तो मैं उसकी तिजोरी बनवा के रखता, तिजोरी में रखो इस पैसे को, इतना शुद्ध पैसा है। ये कहते हैं हाला एक पैसा नहीं बचा, इतना हिसाब किताब, मतलब कुछ तो बच जाता या कम पड़ जाता, कम भी नहीं पड़ा बचा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल सफा चट छोड़ के चले गए जिंदगी को, ना किसी का लेना ना किसी का देना, ना कोई कर्जे में रहे ना किसी को कर्जदार बनाया। सोचो ये किस तरीके का आदमी रहा होगा। और बहुत उनके इस तरीके के, मैंने कभी बैठूंगा और भी बताऊंगा, बातें आती जा रही थी तो मैं आपको बताता जा रहा। तो रमेश कुमार तो मैं होना चाहूंगा। अगर मुझे हो सकता है कि कुछ समय बाद लोग ऐसा देखें भी, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी स्थिति यह है कि अभी स्वामी जी सुबह के समय एक थे जो फूल पौधे लगा रहे हैं, आपने देखे होंगे, बोलते इस समय नहीं है, गए हुए लेने गए। तो मुझसे कहने लगे स्वामी जी एक बात आपसे पूछूं। हमने कहा पूछें। कहने लगे आपको कौन सा पौधा पसंद है? हमने कहा मैं पौधे नहीं लगाता। आप लोगों ने देखा हम बोल देते हैं, हम स्वामी जी कभी देखा कोई पौधा लगाते कुछ करते? नहीं देखा। तो हमारे जो स्वामी जी थे योगेंद्र भारती, वो बहुत पौधे वौधे लगाते रहते थे। उनके घर के सामने ऐसे प्लॉट पड़े थे 2-4, वो वहीं अपने सब्जी वब्जी बो देते थे। उनके घर में बहुत बोतल टूटी, उसमें सब्जी
कोई भी कंटेनर, उसमें सब्जी, वो हर एक में सब्जी लगा देते थे, भिंडी इंडी वो सब घर में ही पैदा कर लेते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया। तो मुझसे उन्होंने कहा, योगेंद्र भारती कहते थे तू बैठ जाता है आके, कभी हाथ लगा लिया कर मेरे साथ में। मैंने कहा स्वामी जी, एक दिन मैंने आपको देखा कि आपकी खेत में एक गाय घुस गई और उस गाय ने 2 पौधों पे मुंह मार दिया, तो आपने उस गाय को 15 मिनट तक दौड़ाया डंडा मार मार के। मैंने कहा स्वामी जी, उस दिन से मैंने ये तय किया कि ये आपने क्यों किया, ये समझ में आ गया, क्योंकि आपको पौधे से मोहब्बत हो गई थी, जो पौधा आपने लगाया उससे आपकी मोहब्बत हो गई। अब उससे मोहब्बत हो गई, कोई उसे खा गया तो वो दुश्मन हो गया। तो मैंने कहा उसी दिन से मैंने मोहब्बत पे काम करना शुरू कर दिया कि दिल कम से कम लगाओ। पेड़ पौधे भी नहीं बोता हूं, कोई दिल नहीं। अगर यहां कुछ भी कैसा हो रहा है नहीं हो रहा, मैं नहीं लगाने वाला। अब ये लगेगा ना शुष्क आदमी है, लेकिन असल में यही जो है वो रास्ता है जिस रास्ते पे स्त्री खंडित होती, आदमी 100% होता है, वो यही रास्ता है शुष्क। रमेश कुमार का यही रास्ता था, किसी से कोई मोहब्बत नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं। इवन कि उनकी एक बार प्रमोशन भी हुआ ऑफिसर बनने के लिए, उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया, बोले हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले हमें जो जॉब मिला है बहुत अच्छा है, बैठने का जॉब है, सामने वो टुनटुनाती हुई एक बस ऐसे लाइट देखनी होती है, वो हरी की जब लाल हो जाती है तो उठ के जाके थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, फिर वो हरी हो जाती है, हम फिर बैठ जाते हैं। तो कहते हैं हम बस दिन भर अपने वही करते रहते, बैठे वो दिन भर उस लाइट को देखते रहते। तो कहते थे हमें दूसरा जॉब दे दोगे, वो हमारे आनंद खो जाएगा, तो हमें कुछ ज्यादा तो कुछ तो चाहिए नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी का चुनाव किया और जैसे किया वैसे ही जीते रहे, और एक बार में ही वो सटीक चुनाव करते थे। और एक दिन की एक और घटना बता रहा हूं। ये घटना इस बात की है कि उन्हें पारलौकिक भी कोई ज्ञान था। एक हाजी जी थे रामपुर के, वो हज करने गए हुए थे। उनका एक लड़का था, वो पागल था, वो मतलब लिटरली पागल वाले पागलों में एक था। तो हाजी जी के बारे में पूरा मतलब इलाका जानता था कि वो हज पे गए हुए हैं। रमेश कुमार के साथ ये घूम रहे थे, तो उनका लड़का ऐसे करके कर रहा था सड़क पे खड़ा, अरे ऐसे करके, मतलब यही उसकी बिल्कुल ऐसी पेन था, दो। तो रमेश कुमार उसको खड़े होकर देखने लगे, और थोड़ी देर देखने के बाद रमेश कुमार ने इनसे कहा कि ये समय और ये दिन नोट कर लो, समय और ये दिन नोट कर लो। उन्होंने कहा भाई चलो नोट कर लिया। क्यों साहब ये नोट क्यों करवाया? बोले बस रखो। उसके बाद वो हाजी जी लौट के आए। भाई जब आते थे ना पहले ऐसे हाथ से करके तो बैठ के किस्से सुनाते थे, वो भी रामपुर के बहुत बड़े हाजी साहब होंगे कोई, अब हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन वो अपने किस्से उनके सुनाए जा रहे थे। तो वो तो अब एक किस्सा कोई सुना दे, कोई घटना, तो वो तो पूरे इलाके में फेमस हो जाती है कि ये घटना हुई। और ये उस समय की बात है जब मोबाइल वोबाइल जैसी चीजें होती नहीं थी। तो हाजी जी ने एक घटना सुनाई कि जिस समय हम यात्रा पे जा रहे थे तो एक जगह जहाज जो था वो फंस गया था किसी बवंडर में, जैसे वो समुद्र में ना लहरें तेज आती हैं जो भी। तो कह लेंगे 2-3 बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि जहाज डूब जाएगा, लहर पटक देगी। कह रहे जैसे जैसे वो होता था कि कोई पटक देगी, वैसे वैसे ऐसे लगता था कि कोई हाथों से उठा के उसको सही कर देता है। तो उनसे वो तारीख पूछी गई और समय पूछा गया, और वो तारीख और वो समय जब बात उड़ी कि उस तारीख को ऐसा हुआ था, हाजी जी मरते मरते बच गए, तो रमेश कुमार ने कहा राजेंद्र वो तारीख देख लो। और कहने लगे उनके लड़के में कोई बात है जो ये लड़का यहां से जहाज संभाल रहा था। अब समझो ये बात कितनी दूर की है।
ये बात वो वाली बातें नहीं है छोटी मोटी। कभी कभी ओशो बड़े गहरे जब बोलते हैं तब ऐसी बातों की जिक्र करते हैं। कल मुझे एक ने वीडियो भेजा, मैंने सुना नहीं, ओशो का भेजा किसी ने, कि उसमें ओशो जो थे वो श्री यंत्र पे बात कर रहे थे कि श्री यंत्र में कितनी ऊर्जा होती। अब यही बात मैं कर दूं, अभी लोग गालियां देंगे, ये देखो ओशो के खिलाफ, ओशो श्री यंत्र पे बात बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति वास्तव में अपने अंदर डूब के जानता है, वो कई बार ऐसी चीजें पकड़ पाता है, कई बार ऐसी चीजें देख पाता है जो सामान्य दृष्टि, सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके प्रभाव जो हैं वो होते दिखते हैं लोगों को सबके सामने। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे जो हैं वो रमेश कुमार से प्रेम करवाती हैं। रमेश कुमार मुझे अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा इसी टाइप का आदमी हूं। अगर दिव्या बताया हो ना बता, दिव्या बता सकती कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई जीवन में जो मैं दिव्या को बता दिया करता था कि दिव्या देख ये होने वाली है, किसी से कहता नहीं था। मैंने ऐसी बातों की कभी पोस्टें नहीं बनाई। मैं ऐसी कितनी बातें बता चुका हूं, कितनी बातें हो जाती हैं मेरे निकट में, मैं इसकी पोस्टें नहीं बनाता। क्या बनाऊं इसकी, क्या बात कहूं, कौन समझेगा, किसको समझानी है, फिर लोग अलग तरीके के आके पैर छू के आशीर्वाद देना चाहेंगे। ये बैठा है रिजवान, आपने कल तो लेक्चर सुन लिया दिव्या का, किसी दिन रिजवान का भी सुन लो। रिजवान से भी पूछ लो कि इसने क्या क्या देखा है हमारे साथ, सामान्य घटनाओं से लेके और कुछ दिव्य घटनाएं तक इसने देखी। एक बार तो इनके चक्कर में मेरा हाथ टूटते टूटते बचा था, याद आई हाकिम लाल से तुमने कहा था। खैर, तो मैं बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ बड़ा चढ़ा के, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जितना जगत आपको आंखों से दिखाई देता है, इंद्रियों से दिखाई देता है, उससे बहुत बड़ा जगत आपके पीछे है जो आपको दिखाई नहीं देता, जहां से ये जगत मैनेज हो रहा है। मतलब जहां से ही मैनेज हो रहा है। अब जैसे हम लोगों को जीवन कहां दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कोई जीवन है ना भाई। जब हम मरते हैं वही तो विदा हो गया, बाकी तो सब रखा हुआ है। वो चला रहा था ना असली चीज, और वो दिख नहीं रहा। तो असली खेलने वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। यहां तो सब जैसे प्रोजेक्टर पे फिल्में हैं, वो फिल्म तो नजर आ रही है पर्दे पे, लेकिन है तो प्रोजेक्टर में मामला। और हम फिल्म पर्दे पे देख के आंसू बहा रहे हैं, सब हो रहा है, प्रोजेक्टर पे किसी का निगाह नहीं है। तो जिंदगी की असली खेल कहीं और से हैं और दिख कहीं और रहे हैं। और जहां दिख रहे हैं हम उन चीजों को पकड़ रहे हैं, हम उन चीजों पे कतई भी जल नहीं डाल रहे, कतई पानी नहीं दे रहे जहां से आ रही हैं चीजें। और मेरा दर्द ये है कि उन जगहों पे आपको जल देना चाहिए। आप कहते हो कि स्वामी जी हमारे जीवन में ये बदल जाए, और मैं कहता हूं अच्छा बेटा ये काम करो। अब वो कहते ये काम करने से ही क्या होगा, आप सीधी सीधी बताओ। मैं कहता होगा तो उससे। अब जैसे थेरेपी की बात आती तो हमारी थेरेपी देखो ना, हमारी थेरेपी में हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों के इनर कॉन्शियस को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। और लोगों के शरीर को फायदा मिल रहा, लोगों के मन को फायदा मिल रहा, क्योंकि पीछे का मामला है। लेकिन अब उसको वैज्ञानिक रूप से हम प्रूफ नहीं कर सकते। विज्ञान कहेगा इसके प्रमाण दो, तो प्रमाण ये तो है कि उन लोगों के शरीर पे जो इंपैक्ट आया वो देख लो। हाइड्रोजन के प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण भी केवल ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स तक है, इससे ज्यादा के प्रमाण नहीं है। हाइड्रोजन के भी बेटा इससे आगे के प्रमाण नहीं है, डिटॉक्सिएशन तक है। लेकिन हम उसे डिटॉक्सिएशन से आगे ले गए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि एक चाकू जो कि सब्जी काटता है, एक किसी दिन सर्जन को नजर आया, उसने कहा इससे पेट भी काट सकते हैं, तो उसने बस वो चाकू था जिसका इस्तेमाल सर्जरी के लिए कर लिया। हमने भी वो हाइड्रोजन के अंदर कुछ देख लिया, मुझसे बेहतर आगे देखें लोग, उससे भी बेहतर इसको लेके जाएं। भविष्य में हो सकता है कि, और होगा, हो सकता है शब्द में गलत बोल रहा था इसलिए रोक गया, भविष्य में होगा, इलाज की सबसे आधुनिक पद्धति ये बनेगी एक दिन। आज नहीं कल लोग इसको स्वीकारेंगे, इसको स्वीकारे बगैर कोई तरीका ही नहीं बचने वाला।
क्योंकि बुद्धि जिस तरीके की लोगों की बढ़ गई है, विकसित हो गई है, जिस तरीके से चैट जीटीपी जैसी चीजें आ गई लोगों के हाथ में, अब लोग खोजेंगे, लोग खोज रहे हैं। और जैसे जैसे अभी हम एआई के साथ भी हमने खेलना शुरू कर दिया है, हम एआई के साथ अब बात कर रहे हैं उस बात में जिस बारे में एआई को अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन हमने उसमें बीज डाल दिया, तो अब एआई बात करेगा। अगर हम एआई से क्वेश्चन करते हैं चैट जीटीपी में कि सबसे आधुनिक पद्धति बताओ इलाज की, और वो कहता है ये है, और हम कहते हैं नहीं, एक हमने भी खोज ली है, ये वाली है, फिर वो उस पर चिंतन करता है और उससे हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। हम कमरे में बैठे कभी कभी एआई से लड़ जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उससे बात करते हैं, लड़ते हैं। तो हम धीरे धीरे महीने भर में एआई को इतनी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि जिस दिन वो कोई डालेगा उसमें कि इलाज की सबसे आधुनिक तकनीक बताओ, तो लोग कहेंगे, वो कहेंगे हाइड्रोजन है। हम अभी से लग गए अपने काम पर। मतलब एआई, जो लोग एआई को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं किस तरीके से एआई के अंदर घुस रहा हूं। तो तरकीब है। अब ये बात एआई से छेड़खानी की जा सकती है, कौन बताएगा? ये किसी किताब में नहीं लिखी, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन मेरा दिमाग समझता है कि इससे खेला जा सकता है। तो बात यह है कि इंफॉर्मेशंस को कैसे, जिस तरीके से पूरा कुदरत है उसमें आप अपनी दिक्कतें जब भेजते हो तो उसका आंसर देता है। उसको दिक्कतों को भेजने का एक तरीका है, और वो भेजने का तरीका शब्द नहीं। परमात्मा जो है वो आपके ज्ञान का भूखा नहीं। आप इतने ज्ञानी नहीं हो सकते कि परमात्मा से बड़े हो जाओ। वो आपके धन का भूखा नहीं है कि आप उसे 11 रुपए चढ़ाए वो खुश हो जाए। ना ही आप बुद्धि से खुश कर सकते हो, ना ही आप उसे धन से खुश कर सकते हो, और ना ही इतना अच्छा तुम नाच सकते हो कि कुदरत उससे अच्छा नहीं नाच सकती। ना ही तुम ऐसी चित्रकारी कर सकते हो कि कुदरत खुश हो जाए, क्योंकि वो रोज नई चित्र बनाता है। तो भगवान तो एक ही चीज का भूखा है, और वो है भाव। भगवान भाव का भूखा है, क्योंकि वही उसके पास नहीं है। वो प्रैक्टिकल आदमी, वो भाव का भूखा। तो उससे अगर संवाद करना हो तो भाव से करना पड़ेगा। परमात्मा से संवाद का तरीका है भाव, और वो भाव तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो गुजर रही हो उसे गहरे फील करो, वो सुन रहा है ना। वो कहते हैं उसी से मांगेंगे वही देगा। तो मांगने का तरीका मुंह से नहीं है, तुम्हारे अंदर गहराई है। जैसे बच्चा भूखा होता, माँ पहचान लेती, खाना दे देती आके। उसी तरीके से तुम्हारे अंदर गहराई है, परमात्मा को दिख जाएगा, क्योंकि वो तो भाव ढूंढ रहा है, और वो तुम्हारे लिए वो चीजें करेगा। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बैठे बैठे पूछ लो। स्वामी जी, जैसे अभी विश्व भर में जैसे युद्ध का माहौल चल रहा है, तो इसमें आप कुछ ऐसे कुछ देख पा रहे हैं कि बड़ा कोई प्रलय ऐसे होने वाला है? देखो, जहां तक मुझे दिख रहा है कि प्रलय तो हो रही है, शुरू तो हो ही गई है। अब तुम्हें ना दिख रही हो एक अलग बात है। ना, इसमें कुछ अब प्रलय का अलग अलग मतलब है। किसी के लिए प्रलय का मतलब है कि सुनामी आएंगी ऊंची ऊंची। सोशल मीडिया में कुछ ज्योतिष लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा। भाई देखो, मैं ज्योतिष नहीं, मेरे लिए वो बातें मत करो। मैं अलग टाइप की बात कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, प्रलय का एक मतलब होता है। प्रलय का ये मतलब नहीं होता कि कल को यहाँ मानवता नहीं बचेगी या मानव खत्म हो जाएंगे। ऐसी प्रलय कभी नहीं आएगी, समझ लेना। ऐसी प्रलय कभी नहीं आएगी कि इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति नष्ट हो जाए, क्योंकि मनुष्य बहुत मजबूत है, वो अपने को बचाने के उपाय कर लेगा। लेकिन जो प्रलय की बात तुम कह रहे हो, प्रलय का मतलब होता है जैसे ये खेत है, इसमें एक फावड़ा मार के इसके ऊपर की मिट्टी नीचे कर देना और नीचे की ऊपर कर देना। दिस इज प्रलय। होगी, वक्त बदलेगा, ऐसे बदलेगा। कुछ लोग ऊपर से नीचे आएंगे, कुछ लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। लोगों की विचारधाराएं हिल जाएंगी, और ये इसलिए हिलेंगी क्योंकि एक ग्रह है जिसको ज्योतिष जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको समझाते हैं। ज्योतिष कह रहे हैं कि मंगल ग्रह इस समय जो है वो एक्टिव है, और नीच मंगल एक्टिव। मंगल नीच का जो है वो खतरनाक होता है, क्योंकि मंगल बहुत ताकतवर ग्रह है, और वो ताकतवर जब नीचता पे उतर आए तो कितना ताकतवर होगा तुम सोचो।
तो मंगल की जो ताकत है वो ताकतवर लोगों को भड़का देगी, डिक्टेटर्स को भड़का देगी, सेना को, आर्मी को भड़का देगी। ये जितने भी ऐसी पोस्ट हैं जिनके पास ताकतें हैं, बंदूकें हैं, ऐसे सब लोग भड़क जाएंगे। आतंकवादी भी भड़केंगे इसमें। ऐसा मत समझना कि कमांडर भड़केंगे तो देश का कमांडर भड़केगा। भाई जो आतंकवादियों के कमांडर है वो भी भड़क जाएंगे। आप देख लो ना, वो अभी कुछ देश है जहां तख्ता पलट हो गया, आतंकवादियों ने कर दिया, 2-4 घंटे में कर दिया। तो ये सब पलट ही रहा है। हाँ, एक चीज कहता हूं, क्योंकि पृथ्वी के भी जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से भी ग्रहों के अलग अलग, एक मिनट, ग्रहों के अलग अलग जगहें हैं। पश्चिम इसलिए ज्यादा सफल हो रहा है क्योंकि पश्चिम शुक्र है। तो पश्चिम में लोग जो हैं गैजेट और इन सब चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, एडवांस टेक्निक को, लग्जरी को, कंफर्ट को, उसके अलावा सेक्स को, इनको महत्व देते हैं, इसलिए वो पश्चिम सफल हो रहा। लेकिन भारत सफल क्यों नहीं हो रहा इस समय? भारत कभी को सफल था, सोने की चिड़िया था, लेकिन उसका काल बदल गया। भारत बृहस्पति है, अब बृहस्पति सफल नहीं हो रहा शुक्र के काल में, तो शुक्र वाले सफल हो रहे। तो समय बदलता है। तो मेरा अपना मानना है कि हर ग्रह के बाद एक दूसरे ग्रह को परमात्मा देता है कि अब तुम बदलो। जैसे कुंडली में भी ना एक महादशाएं बदलती हैं अलग अलग, कि अब फलां की महादशा है, फलां की महादशा है। तो महादशा का मतलब ये है कि अब इस आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए अब इस ग्रह को एक्टिव होना। अगर आप जाइए, अब आप काम करिए, चलिए 10 साल हमने आपको दिए। जैसे घर में होता ना, कभी कभी बदल दिए जाते हैं। वो स्वामी जी क्या बोलते हैं आपके यहाँ? चौधरी। तो चौधरी बदलते ना, हमने कहा चौधरी बदल गए, अब 10 साल ये रहेंगे, 20 साल ये रहेंगे। ऐसे ही चौधरी रखा जाता है, हमने कहा ग्रहों को चौधरी रखा जाता है। तो मेरे हिसाब से पूरे पृथ्वी का इस समय जो चौधरी है वो बुध ग्रह है, क्योंकि सब बुद्धि में जी रहे हैं और इसने जितनी तरक्की करनी थी कर ली। और अब वक्त आ रहा है बृहस्पति का। अब बुध से चौधरी लिया जाएगा और बृहस्पति के हाथ में चौधरी जाएगा। लेकिन बृहस्पति क्या है? बृहस्पति नियम है। अब इसको मैं कैसे देख रहा हूं, मेरी दृष्टि देखो। मेरी दृष्टि ये नहीं है कि बृहस्पति का वक्त आएगा, बड़ा भजन कीर्तन होने लग जाएंगे और जगत में बड़ा आनंद हो, ऐसा नहीं होगा। बात ये होगी कि जो लोग नियमों में जीना छोड़ चुके हैं ना, ऐसा समय बदलेगा कि हर आदमी को गर्दन तक नियम दिए जाएंगे। इतने नियमों में जीना पड़ेगा कि तुम्हारे पैसे पे देख रेख, पैसों पे तुम्हारे टैक्स होंगे, तुम्हारे जाने आने के लिए पासपोर्ट, हो सकता है शहर से शहर जाने का भी पासपोर्ट हो जाए, ये भी संभावना है। और ये कोरोना में एक ट्रायल हो चुका है कि इस शहर से उस शहर जाने के लिए भी डीएम से लिखवाना पड़ता था। आदमी को गुलाम होने की तरफ तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन ये गुलामी दिखने में आजादी होगी, लेकिन मानसिक गुलामी होने वाली है। जो आदमी कहता था, बहुत से आप में से बैठे होंगे, हम नहीं मानते कोई नियम को, अभी आने दो, बस आ रहा है। थोड़े समय बाद, 6 साल हैं मेरे हिसाब से, 5-6 साल और जी लो। 5-6 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे नियमों की व्यवस्था कि तुम चारों तरफ से नियमों में जियोगे। मोबाइल भी हो सकता है कि हर व्यक्ति के हिसाब से तय कर दिया जाए कि कितने वक्त ये चला सकता है, कितने वक्त नहीं। ऑटो उसका बंद हो जाया करेगा उस वक्त। हो सकता है तुम्हारी पूरी कुंडली बना के जो है वो सरकारें रख लें और उसके हिसाब से ही तुम्हें तय किया जाए कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं। ये सरकारें यहां तक तय करेंगी कि कौन से खेत में क्या बोया जाएगा क्या नहीं। और ये होने वाला है। और ये इसलिए नहीं होगा कि बड़ी शांति है, लाओ कर दें। इसे करने से पहले इतने बड़े बवाल काटे जाएंगे युद्ध के कि पूरे दुनिया में ये घोषणा होगी, भाई देखो ऐसे बवाल से नहीं बच सकते, तो अब ऐसा करते हैं कि अब सही से नियम बनाओ इंसानों के जीने, और उसकी आड़ में इंसानों को जो है पूरे तरीके से नियमों में बांधा जाएगा और ये होगा। पूरी तरह नहीं
ऐसा अभी जो चल रहा है ना, कहते हैं इसमें हर नियम के अगेंस्ट आपके पास एक स्वतंत्रता की ऑप्शन है, आगे नहीं होगी। ऐसा कहते 27-28 में होगी। अब फिर वही बात 27-28 नहीं, हम तो ग्रहों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 साल तक की व्यवस्था है ये मंगल की रहेगी और ये 6 साल में पलटेगा। डिक्टेटरशिप मतलब ये पूरे तरीके से फैलाएगा और उसके बाद जब तक बृहस्पति के हाथ में आएगा तब तक नियम बन चुके होंगे। और एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत बुराई की है मोदी की, बड़ी गालियां दी हैं, मेरे वीडियोस रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मोदी बिल्कुल सही काम कर रहा है, लोगों के लिए बुरा कर रहा है, ये भी बता दूं, लोगों के लिए बुरा कर रहा है। लेकिन जो दुनिया में बहुत बड़ा कुछ बम फटने वाले हैं, बहुत बड़ा कुछ होने वाले हैं, उसमें मोदी अच्छा प्ले करेगा, क्योंकि कुछ उसने ऐसा कर दिया। ऐसे समझो कि एक कोई बहुत बड़ा डॉन बैठा हुआ है जो कि हर देश के राष्ट्रपतियों को और प्रधानमंत्रियों को अपने कब्जे में कर लेता है और वो गुंडे हैं उसके। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी को कभी किसी ने अपना गुंडा नियुक्त किया था, लेकिन वो गुंडा उसकी कैद से आजाद होकर उनके खिलाफ लग गया है। ये हो गया है, स्वाभिमान जग गया है। और एक बात और बता देता हूं, पूरी पृथ्वी पे मंगल जितना असर कर रहा है, बहुत कम लोगों को पता है, मोदी की कुंडली में उतना ही अच्छा मंगल है। इसीलिए अंत में मोदी ही काम करेगा। कुछ 5-6 साल में मोदी एक ऐसा कांड करने वाले हैं, कोई बड़ा, आखिरी में, जो कॉफिन में कील का काम करेगी। अब वो क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन मैं मोदी की तारीफ और ये नहीं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जब गलत दिख रहा था वो भी कहा, अभी भी कहूंगा, व्यक्तिगत रूप से गलत कर रहा है। लेकिन वो जो बहुत बड़ी लड़ाइयां जब होती हैं तो हम कह सकते हैं कृष्ण ने इतने लोगों को मरवा दिया, गलत किया, लेकिन महाभारत में जो चल रहा था वो जरूरी था भाई। कभी कभी होता है कि बहुत बड़े काम के लिए छोटी छोटी चीजें नहीं देखी जाती। तो इस समय कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और वो पूरे वर्ल्ड पटल पे हो रहा है। अगर मुझसे कोई बात पूछे ये कि किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, तो मुझे आज से जब 6-7 साल पहले जब वर्ल्ड साजिशकर्ताओं का पता चला था, उसी वक्त हमने सॉफ्टवेयर कंपनी प्लान की थी और ये सोचा था कि हम इतना धन कमाएंगे कि कम से कम ये लोग हमसे मिलें। तो यानी कि उन लोगों से कम मिल तो पाए, तब पता लगे कि आखिर चक्कर क्या है। तो इतना बड़ा होने के लिए हमें धन का विचार आया था कि धन बहुत होना चाहिए। और इस समय अडानी के रूप में जो खड़ा कर रहे हैं मोदी, जिसको जबरदस्ती काम दिला दिला के धन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खेल का हिस्सा है। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड वाइड कोई बड़ा गेम होगा तो होगा वो बिजनेस के आधार पे, और उसमें मोदी के प्यादे हैं ये अडानी। और ये बात अभी ऐसे समझो कि अमेरिका को क्या पड़ी कि साला यहां इनके ऊपर केस करके वारंट निकाल दे। कुछ तो चूड़े हिल ही रही है ना, लोगों को नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है, कुछ चूड़े हिल रही हैं। हाँ, अभी हमें लग रहा है हमारी रेलवे जा रही है, लेकिन जिस गेम की हम बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि उसमें ये बहुत छोटी बातें। तो अगर मुझसे कोई कहे राइट नाउ, तो मैं राइट नाउ मोदी के फेवर में हूं। ऐसा नहीं बिक नहीं गया हूं। कोई कहे अरे आ गया होगा नोट पीछे से, ऐसा कुछ नहीं है। बात जो दिख रही है वो कह रहा हूं, बात जो दिख रही है वो कह रहा हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो जानने में रस ले रहा हूं। रमेश कुमार, मैं तो जानूंगा और जानूंगा, मेरा काम जानना है। मैं टीवी भी देख रहा हूं, मैं नेटफ्लिक्स भी देख रहा हूं, मैं अध्यात्म भी देख रहा हूं, मैं जगत भी देख रहा हूं, यहाँ संसद में क्या हो रहा है वो भी सुनता हूं। तो मुझे सिर्फ जानने में रस है जगत में चल क्या रहा, और उसमें एनालिसिस करने में मेरा हक है कि मैं कर सकूं। अब वो सही हो गलत ये भविष्य तय करेगा। लेकिन मोदी जी लोकसभा में हारेंगे, ये मैंने वीडियो में कहा था। सोशल मीडिया में दो एक आदमी बोल रहा है, मैंने कहा था ये हारेंगे, और हारने के बाद ये भी कहा था कि अब वो आपसे नहीं कहा, उस पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपस में बात करते करते कहा था, मैंने कहा अब मोदी जी समझ लेंगे कि जो हारने का कारण था उसको रिपेयर करेंगे, और जो बाकी चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें मोदी जी सब अपने कब्जे में करेंगे, और कर रहे हैं। बिल्कुल वही कहानी चल रही है। लेकिन बात यह है कि आपने क्योंकि जो प्रश्न किया,
निश्चित ही बेटा बदलाहट तो आ रही है, और इस बदलाहट के लिए तैयार हो जाओ। मैंने ये जो जगह बनाई और कोशिश कर रहा हूं मैं इसको बढ़ा सकूं, सिर्फ ये जगह इसलिए बनाई कि जब वो स्थिति आएगी ना गर्दन दबने वाली, तब सिर्फ यहां रहने वाले आजाद रह सकेंगे, इसकी तैयारी है। यहाँ रहने वाले थोड़े स्वतंत्र होंगे। यहाँ आने का पीछे बहुत कारणों में से ये भी एक कारण है। अच्छा तुम्हारा? हाँ जी, जगह बनाए वेस्ट बंगाल का तो हालत अभी ज्यादा ही खराब है। हाँ बिल्कुल बहुत खराब है, बहुत लोग नहीं जानते लेकिन बड़ी हालतें खराब चल रही। आने वाले समय में मतलब हर व्यक्ति को आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसे को रखे कहाँ, बैंकों में सुरक्षित नहीं रहेगा। सोना आपके पास होगा, उसे खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। आपकी जमीनों के सारे खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए नंबर 1 का पैसा दिखाने को नहीं होगा, तो कैसे क्या होगा? कहाँ आदमी इन्वेस्ट करेगा? शेयर मार्केट भी उथल पुथल हो जाएगी। तो मेरा तो अभी से लोगों को सलाह है कि अगर कोई कर सके, उसके पास धन हो, तो कुछ ना करे, जमीन ले ले, साला मूली तो खा ही लेगा वो, है ना? फिर तो नहीं कहोगे कि किस खेत की मूली है, अपने खेत की मूली। तो ये इतना तो कम से कम आगे हो ही सकता है कि भाई अपना आदमी खा पी तो सके। पता नहीं क्यों मैं एक चीज पे कई बार कहता रहता हूँ स्वामी जी से कि यार स्वामी जी यहाँ पे सब्जियां लगवा लो और लगवा लो, खूब सारी लगवा लो। अब ये कह रहे क्या यार खूब सारी भी क्या करनी? हम कहते कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगी, गांव में फ्री बांट देंगे, लेकिन लगवा लो, हमें बेचनी नहीं है, लेकिन सब होना चाहिए। वो बात तो बस सब चीजें क्लियर नहीं करता, समझा समझा के कहां करूं, मैं कहता रहता हूं ये होना चाहिए। और यहां पे देखो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी तैयारी है, मन भी प्रसन्न रहे, इसकी व्यवस्थाएं हैं, और यही 2 चीजें कमी पड़ने वाली। और धन की दिक्कत आने वाली है कि कैसे धन का क्या करेंगे आदमी। बहुत इस समय लोगों के बिजनेस ठप हो गए। अगर आप में से जितने बिजनेस करते हो महसूस करके देखिए, 80% बिजनेस जो है वो गड़बड़ हो गया, बिल्कुल। तो ये सोचना पड़ेगा बड़ा कैसे किया जाए। मैंने भी इसीलिए फिर बड़ा ही सोचा कि मैं बड़ा ही करूंगा। ये कोई इतनी तेजी से बनने के पीछे रजनीशपुरम भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सच कारण तो ये है जो मैं बता रहा हूं कि मैंने तेजी से करना, जो करना तेजी से कर लो, क्या पता कब क्या हो जाए। इससे पहले कि पूरे तरीके से नोटबंदी हो और हर बात कंट्रोल में आए, एक एक चीज आपकी गर्दन पकड़ी जाए, उससे पहले व्यवस्था बढ़ाओ। और ये कोई कहना अपराध नहीं है, क्योंकि अभी तो नोटबंदी नहीं हो गई। ये भी जानता हूं कितना बोल रहा हूं, कितना क्या है। तो यार कहाँ टॉपिक छेड़ दिया था आज, अलग दिशा कुछ आप लोगों ने सोचा था? नहीं संन्यास से चला फिर। हाँ नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। तो बेटा ना आप अपने अपने अंदर से सुनो, जिस तरीके से आपको चलना वैसे चलो। आपको सन्यासी होना है या किसी का सन्यासी होना है, वो आप चुनाव करो, है ना, वो अच्छा रहे। बताइए। पहले से मैंने चुनाव करके रखा है कि मुझे किसी बात पे क्या करना है। तो मैं ये अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हूँ, मेन मकसद में। ठीक है। दूसरा मैं उसी के विचार उन्होंने अट्रैक्ट किया मुझे बहुत, और भी गुरु हैं जिनसे मैंने सुना, तो मैं अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हूँ। और ये माला मैं इसलिए पहनना चाहती हूँ कि जब मैं माला पहनूंगी फिर मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं लगूंगी, मैं अलग हो जाऊंगी। फिर मैं अपने अंदर से बदलाव करूंगी बहुत सारे, कि अगर मुझसे कोई आके बात करे तो मैं उसकी बात का अपने हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक जवाब दे सकूँ। तो मैं अध्ययन ज्यादा करने लग जाऊंगी अध्यात्म की तरफ। लेकिन एक और बात भी होगी, वो आपको पता नहीं, वो तब होगी जब आप पहन लोगी, वो हम बताते। वो ये होगी कि आप करोगे अपने मन की, और लोग कुछ आके सन्यासी कहेंगे ओसो तो ये कहते थे, आप ये क्यों कर रही हो। तो इसका भी तैयारी कर लो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये भी होगा। हाँ, तो इसकी तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी विचारधारा से जुड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति और उसके प्रति, दोनों के प्रति हो जाती है। मैं कह सकता हूँ मैं 3 साल तक, जब तक माला मेरे गले में रही, मैंने उस समय तक बिल्कुल ओशो की विचारधारा के तहत अपने जीवन को जीना, चलाना,
सन्यास, ये सब धारणाएं पूरी सब तोड़ के जिया, कोई परवाह नहीं की। हाँ, 3 साल के बाद जब मुझे अपने तरीके से जीवन की दृष्टि आई, तब फिर मैं मुक्त भी हो चुका था। वो माला किसी और के पास थी और फिर मैं मुक्त था, तो मैं अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन अगर गले में माला रहेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और अगर गले में माला पहनना तो मेरा एक और वो है कि माला छुपा के मत पहनना, माला खोल के पहनना। और भाड़ में गए वो लोग जो कहते हैं कि माला उतार दो, कोई जरूरत नहीं, अंदर रख लो, शिविर में पहनना, वो मत करना। ओशो की पहली देशना को सुनना कि या तो जाग जाओ तो उतारने का साहस करना, नहीं तो मरते मर जाओ, उतारना नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये मेरा एक सुझाव है, तुम्हारी यात्रा अच्छी तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए सुझाव है सिर्फ, है ना। तो बाकी तुम अपने ढंग से जो करना चाहो उसको करना। तो आज इतना ही। एक और काम करते हैं यार, चाय पिलवाओ रिजवान, सबको पिलवा।